तंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। सोमवार को दक्षिण के दंगल में पीएम मोदी और राहुल गांधी का मुकाबला हुआ। सोमवार को पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों ने केरल की 20 सीटों के लिए चुनावी रैली कर एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के एक बड़े नेता, जिनको यूपी में अपनी खानदानी सीट पर इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है, उन्होंने केरल में अपना नया ठिकाना बना लिया है। वहीं चुनाव जीतने के लिए यहां कांग्रेस ने आतंकी संगठन से बैकडोर समझौता किया है। उधर केरल के वायनाड में राहुल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस एक भाषा और एक नेता चाहते हैं। दरअसल मिशन 400 पार के लिए बीजेपी की नजर अब दक्षिण के राज्यों पर टिकी हुई है, तो वहीं उत्तर भारत में बीजेपी के हाथ पिछड़ने के बाद कांग्रेस दक्षिण के दुर्ग को मजबूत करने में जुटी हुई है। अब देखना है कि केरल में इस बार बीजेपी अपना खाता खोल पाती है या नहीं। रिपोर्ट देखें। केरल की 20 सीटों के लिए सोमवार को सुपर मुकाबला देखने को मिला। दक्षिण के दुर्ग को भेदने के लिए सोमवार को बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला, तो कांग्रेस ने मुकाबले के लिए राहुल गांधी को मैदान में उतार दिया। दोनों के बीच जमकर पार पलटवार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के अलाथुर में रैली को संबोधित करने के दौरान बिना नाम लिए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के एक बड़े नेता, जिनको यूपी में अपनी खानदानी सीट पर इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है, उन्होंने केरल में अपना नया ठिकाना बना लिया है। वहीं चुनाव जीतने के लिए यहां कांग्रेस ने उस संगठन की राजनीतिक शाखा से बैकडोर समझौता किया है, जिसे देश विरोधी प्रवृत्ति के लिए देश में प्रतिबंधित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के युवराज केरल के लोगों से वोट तो मांगेंगे, लेकिन आपके हक में, आपके मुद्दों पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। कांग्रेस सरकार ने भारत की छवि कमजोर देश की बना दी थी। बीजेपी सरकार ने भारत को एक मजबूत देश बनाया है। पड़ोस में तमिलनाडु में ही दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। यहां भाषण देते हैं कि आतंकवादी है और वहां मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। और जो लेफ्ट वाले लोग कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाते थे, अब वो खुद उनसे परिवारवाद के फायदे क्या है इसके टिप्स ले रहे हैं। ये लोग इंडी अलायंस बनाकर साथ आए हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि मोदी इनके लूट के सब ठिकानों को ठप कर रहा है। वहीं केरल में वामपंथी सरकारों पर भी पीएम मोदी ने निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि एलडीएफ, यूडीएफ केरल की स्थिति खराब कर रही हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर केरल तक सभी वामपंथी सरकारों का एक समान चरित्र है, नथिंग लेफ्ट एंड नथिंग राइट, यानी कुछ भी नहीं बचा और कुछ भी सही नहीं। लेफ्ट सरकारों का एक ही कैरेक्टर है, लेफ्ट वालों का एक ही कैरेक्टर है। चाहे वो त्रिपुरा में हो तो भी ऐसा ही करते थे, बंगाल में थे तब भी ऐसा ही करते थे, और केरल में भी जब मौका मिलता है ऐसा ही करते हैं। लेफ्ट वालों का कैरेक्टर क्या है? नथिंग लेफ्ट एंड नथिंग राइट, यानी जहां लेफ्ट का शासन होता है वहां कुछ भी बाकी नहीं रहता और कुछ भी सही नहीं होता। इन्होंने बंगाल को बदहाल बनाया। ये लोग त्रिपुरा में भी ताश दिलाए थे, वही काम ये केरला में भी कर रहे हैं। तिरुवनंतपुरम में चुनावी रैली में पीएम मोदी ने बीजेपी के संकल्प पत्र का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र का मतलब है मोदी की गारंटी।
वहीं पीएम मोदी ने एलडीएफ और कांग्रेस की साख और विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। उधर केरल के वायनाड में राहुल गांधी ने रोड शो कर जनता से दूसरी बार जिताने की अपील की। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी पर करारा हमला बोला है। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस एक भाषा और एक नेता चाहते हैं। दरअसल वायनाड सीट पर इस बार राहुल गांधी जमकर प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट ने वायनाड सीट पर दिग्गज नेता डी राजा की पत्नी एनी राजा को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने यहां अपने प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को सियासी मैदान में उतार दिया है। केरल में 20 सीटों के लिए एक ही चरण में वोटिंग होनी है। यहाँ दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होना है। बीजेपी को पता है कि अकेले अपने लिए 370 सीटों का जुगाड़ करने के लिए दक्षिण भारत बेहद जरूरी है। दक्षिण भारत में 132 लोकसभा सीटें हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 29 सीटें मिली थी, जिसमें कर्नाटक में बीजेपी को 25 और तेलंगाना में 4 सीटें मिली थी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पुडुचेरी में बीजेपी का खाता नहीं खुला था। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पुडुचेरी में बीजेपी का खाता नहीं खुला था। पिछले आम चुनाव में बीजेपी का निजी स्कोर 303 रहा था। ऐसे में 370 के आंकड़े को हासिल करने के लिए बीजेपी को दक्षिण भारत के केरल समेत 5 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश में लंबी छलांग लगानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। इन बड़े बड़े वादों के बीच में ये छलांग लगाना भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ी चुनौती है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दक्षिण के दुर्ग को साधने की प्रधानमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि वाकई उस तरह का माहौल केरल समेत तमाम और राज्यों में बन पा रहा है जैसा उत्तर भारत में बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कैप्टन आई सिंह जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है आपका। राकेश सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। दिनेश वैष्णव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है CPI के, बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका। और साथ ही साथ वंदना यादव जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। वंदना जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत दिनेश वैष्णव जी आपसे के साथ ही करते हैं, क्योंकि जो हालात और जो कंडीशन फिलहाल दिखाई दे रही है उसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और सीधे सीधे आज प्रधानमंत्री ने हमला बोला और कहा कि पश्चिम बंगाल से लेकर केरल तक सभी वामपंथी सरकारों का एक समान चरित्र है, नथिंग लेफ्ट एंड नथिंग राइट, यानी कुछ भी नहीं बचा और कुछ भी सही नहीं। मुझको लगता है कि या तो नीति आयोग गलत है या प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गलत है। नीति आयोग कहता है कि केरल सबसे बेस्ट गवर्न स्टेट है, सबसे कम भ्रष्टाचार कुल 4% है और वो भी हम खत्म कर देंगे। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पूरे हिंदुस्तान को केरल ने दी, जहाँ मोदी जी के राज्य तो दे नहीं पाए। केंद्र सरकार भी उतनी ऑक्सीजन नहीं दे पाई हॉस्पिटलों को। और केरल का अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर स्थिति में है। केरल का टूरिस्ट फैसिलिटी सबसे बेटर है। पता नहीं मोदी जी कौन सी आंखों से देख रहे हैं। नीति आयोग कहता है कि नंबर 1 स्टेट है प्रशासनिक गवर्नेंस के लिए और करप्शन फ्री उसके लिए। शिक्षा का बेस्ट स्तर है, हाईएस्ट लिटरेसी स्तर है, 99% लोग पढ़े हुए हैं, कुल 5.4% लोग गरीब है, उनकी गरीबी हम खत्म कर देंगे। हाईएस्ट MSP देते हैं, जो अमेरिका जो बीजेपी ने तो बात ही मानने से मना कर दिया MSP की। हाईएस्ट लेबर रेट देते हैं, हाईएस्ट लेबर लॉस को माना जाता है। पता नहीं मोदी जी कहाँ से हैं। मेरे को लगता है कि नीति आयोग को एक कहो कि नीति आयोग मोदी जी की स्टेटमेंट पे वो बता दे तो पता लगेगा। बीजेपी इज लेस एंड लेस एंड इट इज ओनली ए जुमला पार्टी। दिनेश जी अच्छा बताइए, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिल सकता केरल में? केरल समेत सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा स्टेट है। हाँ। और आइडियोलॉजिकली लोग सबसे पढ़ा लिखा स्टेट होने का मतलब क्या है? देखिए, जो पढ़ा लिखा स्टेट होता है ना, हाँ। तो बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट आता है। हाँ। साइंटिफिक टेम्परामेंट जब बच्चों में आता है, हाँ। तो वह सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म, वो जुमलेबाजी को समझ जाते हैं। वो अपनी रिसर्च करते हैं, अपना पढ़ते हैं। केरल में 9वीं क्लास का बच्चा भी एकदम रिसर्च करके बता देगा कि क्या सच है क्या झूठ है।
नहीं तो बाकी जो राज्यों में आते हैं, बाकी सीटें जो भारतीय जनता पार्टी की आती है, वो पढ़े लिखे स्टेट नहीं है क्या? हाँ नहीं, वहाँ जहाँ पे थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं वहाँ पे ये क्या पढ़ा रहे? सूर्य नमस्कार रोजगार दे देगा? तो ये बता दो। नहीं तो सूर्य नमस्कार कोई अच्छी चीज नहीं है क्या? सूर्य नमस्कार है, ये एक्सरसाइज कीजिए, पर वो रोजगार नहीं देगा। राम मंदिर रोजगार नहीं देगा। रोजगार देगी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, रोजगार देगी फॉरेन पॉलिसी, रोजगार देगी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, रोजगार देगी मैन्युफैक्चर पॉलिसी। फेल है मोदी जी, हर चीज में फेल है। कोई ऐसी नहीं बताइए जिसमें मोदी जी पास है, हर जगह पीछे चल रहे हैं। गरीबी में 170, ये तो कह रहे केरल की 20 सीटों के लिए जो सोमवार को सुपर मुकाबला देखने को मिलेगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हम कब्जा करेंगे। मोदी जी कुछ भी कर ले, 180 से ऊपर नहीं जाने वाले ये किसी भी हालत में। ईवीएम की हेराफेरी करेंगे तो बात अलग है, 180 से ऊपर ये जा नहीं सकते अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो। ये तो कह रहे हैं आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बांटने का काम किया है, जबकि दूसरों पे आप लोग आरोप लगाते हैं। अरे बताओ ना कहाँ बांटा हमने, बताओ ना। हमने जहाँ जहाँ हमने राज किया वहाँ दंगे नहीं होने दिए, जहाँ जहाँ हमने राज किया वहाँ पे धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे बात ही नहीं होने दी। जहाँ जहाँ हमने राज किया वहाँ पे हमने ये खेल ही नहीं किया। खेल करते हैं यही, दंगे कराते हैं यही, सारा खेल में यही है। आप बताओ ना, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू सेना, पिंडू सेना, ये जितनी सेना है धर्म के आधार पे, उनका मास्टर कौन है? बीजेपी, आरएसएस। अब तो ये कृष्णों को साधने के लिए तमाम यात्रा कर रहे हैं, तमाम रैलियां कर रहे हैं, अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश केरल में की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कि फिर क्यों ऐसा लगता है आपको कि नहीं, यहाँ पर सांप्रदायिकता का कोई जगह नहीं है, यहाँ पर बंटवारा नहीं चाहती जनता, यहाँ पढ़ी लिखी जनता है, नहीं उस सोच में आएगी? क्यों आपको ऐसा लगता है? तो हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी आज से लेके और 2 जून तक केरल में कैंप कर ले, तब भी ये 1 सीट नहीं जीत पाएंगे केरल में, लिखवा के रख लेंगे। ये तो बात पश्चिम बंगाल में भी कही जाती थी ना, पश्चिम बंगाल में भी 18 सीटें इन्होंने जीत ली थी, कर्नाटक में जीती हुई है 25 सीटें, पश्चिम बंगाल में भी 5-6 सीट जीत पाएंगे इस बार। तेलंगाना में 4 सीटें जीत ली थी, फिर क्यों ऐसा लगता है? तेलंगाना में इनकी एक भी नहीं आ रही, ये खुद मान रहे हैं। तेलंगाना का आरएसएस बीजेपी का ऑर्डर से बात कर लो जाके, वो खुद मान देंगे एक भी सीट नहीं आ रही उनकी। तो कह रहे हैं अब तो केरल में वो वाली स्थिति नहीं है, आरएसएस की तमाम शाखाएं खुल गई है, आरएसएस के जो कार्यालय हैं वो खोल दिए गए हैं ताकि लोगों के बीच जमीनी स्तर पर पैठ को मजबूत किया जाए। कह रहे इस बार कमल खिला के रहेंगे। कार्यालय तो ये पूरे हिंदुस्तान में 2000 से जरा खोल दिए, नोटबंदी की हेराफेरी करके। तो नोटबंदी के बाद खोलने से क्या होता है? नोटबंदी के बाद तो चुनाव हो गया ना। अरे कार्यालय तो इनका शिलांग की मेन रोड में खुला हुआ है, वहाँ पे वो ताला है, घुस बैठते ही नहीं उस ऑफिस में। 7 दिन तो मैं देख रहा था रोज जाते हुए, सुबह 10 बजे देखा तो बंद, 3 बजे देखा तो बंद, 7 बजे देखा तो बंद। नहीं तो ये कह रहे हैं कि भैया नोटबंदी के बाद तो चुनाव हो गया, चुनाव में जनता ने बता दिया कि इसको स्वीकार किया है, नोटबंदी को अच्छा माना है। नोटबंदी को स्वीकार किसने स्वीकार किया है? चुनाव नहीं हुआ सर 2000 कब हुई थी नोटबंदी, बताइए जरा। सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी कब हुई थी मुझे बताइए ना। फ्रॉड था, फ्रॉड क्या था क्या नहीं था, वो तो देश की जनता ने लगा दी ना उस पे मोहर। अरे देश की जनता तो, अब देश की जनता नहीं, इनकी ईवीएम की जनता ने कराया है। तो फिर क्यों ऐसा लगता है कि चलिए ईवीएम में पूरे देश में है तो फिर केरल में क्यों नहीं है? ईवीएम से होता ना चुनाव तो। अरे वहाँ जिनको वोटिंग कहाँ मिल रही है तो मैनिपुलेट करेंगे तो पिटाई हुई इनकी। देखिए हरियाणा के गांवों में बीजेपी वाले घुस ही नहीं पा रहे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में मुश्किल से 4 गांवों में घुस पाते हैं, ये रोक देते हैं गांव के बाद। ये तो आप लोग पहले भी कह रहे थे। जाते हैं ये, किसान इनसे नाराज, मजदूर इनसे नाराज, सरकारी कर्मचारी इनसे नाराज, छात्र इनसे नाराज, मिलिट्री में सिलेक्शन होने वाले अंग्रेजी मीडियम के बच्चे वो इनसे नाराज। नहीं तो आप पहले भी कह रहे थे ना, ये तो आप पहले भी कह रहे थे। फिर 2022 का यूपी का विधानसभा चुनाव हुआ, पश्चिमी यूपी से सबसे ज्यादा सीटें निकाली है इन्होंने। इस बार नहीं निकलेंगी इनकी कहीं भी। ये तो हर बार कहते हैं आप लोग। हाँ तो इस बार देख लेना आप, 2-4 जून को बैठ जाना। इस बार क्या ऐसा अलग है जो आप कह रहे हैं कि इस बार नहीं निकलेगी? जनता महंगाई से त्राई कर रही है, बेरोजगारी से त्राई कर रही है, रोजगार मिल नहीं रहा, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, बहुत कम तनख्वाहों पे नौकरियां लग रही हैं,
लड़कियों के ऊपर अत्याचार केरल हो की रहा स्थिति है। कैसे बेहतर है? केरल की स्थिति कैसे बेहतर है? केरल की स्थिति इसलिए बेहतर है कि केरल ने एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को अडॉप्ट कर रखा है। हाँ। केरल में एमएसपी अडॉप्ट कर रखी है। हाँ। केरल में सब्जियों पे भी एमएसपी दी जाती है। केरल में मछली पे भी एमएसपी दी जाती है। मोदी जी को पता ही नहीं है नाविकों को कितना फायदा दिया हुआ है मछुआरों को। मोदी जी बता देना इन्होंने क्या मछुआरों का भला किया हुआ है। ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, एक लाइन बता दें कि क्या भला किया हुआ है। बताइए। कह रहे हैं कुछ भी तो नहीं किया आप लोगों ने, फिर किस आधार पर आ रहे हैं केरल में लगातार रैलियां कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, देखिए ना, मैं कह रहा हूँ नीति आयोग से पूछ लो ना। नीति आयोग कह देगी जो मोदी जी केरल के बारे में कह रहे हैं वो सही है, मान जाएंगे। ठीक है कैप्टन आई सिंह जी जवाब दीजिए। देखिए नेहा जी, ये वो कम्युनिस्ट पार्टी है जिसने बंगाल में कंटिन्यू 18 साल शासन किया है। और जब ये शासन करने जिनने शुरू किया था तो बंगाल भारत का सबसे धनाढ्य देश माना जाता था। और जितने भारत के बड़े बड़े पूंजीपति थे, इंडस्ट्रियल थे, कॉर्पोरेट घराने थे, वो सब बंगाल में रहते थे। जैसे ही का वहाँ शासन शुरू हुआ, कम्युनिस्टों ने वहाँ पर सारी फैक्ट्रियों में जो है ना अपने लाल झंडे ले जाकर लगाना शुरू किया और उनसे वसूली शुरू करी। एक एक करके इनके शासन काल में बंगाल में एक इंडस्ट्रियल नहीं बची। इस तरह से इन्होंने बंगाल को बर्बाद किया कि जो बंगाल के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लोग बंगाल में जाते थे धंधा बिजनेस और अपनी नौकरी करने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, उसको इन्होंने किस तरह से बर्बाद किया था। इसी तरह से इनका शासन था त्रिपुरा में। त्रिपुरा में भी इन्होंने यही हालत बना रखी थी कि वहाँ के लोग इनसे इतने तरस हो गए थे। और तो और इन्हें भारत माता पे विश्वास नहीं था, भारत के संविधान पे विश्वास नहीं था। वहाँ पर मार्क्स की इन्होंने जो है ना त्रिपुरा। ठीक है दिनेश जी, मैं आती हूँ कैप्टन आई सिंह जी, एक सेकंड। दिनेश जी को जाना है हमारे साथ, अभी कुछ ही देर के लिए जुड़े हुए हैं। दिनेश जी आपने सुन लिया है, कह रहे पश्चिम बंगाल से लेकर केरल तक सिर्फ लूट खसोट करने का काम कम्युनिस्ट पार्टीज ने किया है। और सवाल इस बात को लेकर भी है, ये कह रहे हैं कि देखिए पश्चिम बंगाल में 34 साल आप लोगों ने शासन किया, उखाड़ फेंका ममता सरकार ने, उसके बाद तो मौका ही नहीं मिला आप लोगों को। ऐसा क्या काम करके गए थे कि जनता चाहती नहीं कि दोबारा आए? सुनिए, में हम 2200 रुपए का चावल देते थे प्रति क्विंटल, ये दे दिए तब देते थे 700 रुपए प्रति क्विंटल, 1200 रुपए प्रति क्विंटल। त्रिपुरा में हाईएस्ट एक्रेज थी, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड हमने बढ़ाई, वहाँ पे कृषि के अंतर्गत आने वाली भूमि, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी हमने खोली। उसी प्रकार से बंगाल में पब्लिक हेल्थ सिस्टम को सबसे ज्यादा कम्युनिस्टों ने ठीक किया और भूमि के अंदर सामंतवादी संबंधों को खत्म कर दिया। शिक्षा के प्राइमरी स्कूल गाँव में खोल दिए। अपना एक अलग बात है, पर डेवलपमेंटल लेवल को जिस स्टेज पे ले गए वो नेगेटिव एक क्रिएट किया गया ममता बनर्जी वाला, वो सिंगूर और को मौका मिल गया और अब वो भी समझ रहे कि ये क्या कर रहे हैं। सरकार बनती है तो हम सेना को कम इनके बीच में नहीं बोला था। ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, परमाणु एक भी नहीं रखेंगे, ये तो आपकी सोच है। आप आप बताओ ना क्या क्या रखी है आपने, आप बताओ ना कि डॉलर कहाँ पहुंच गया। मोदी जी की छाती से आगे बढ़ गया डॉलर, बताओ ना। मोदी जी की छाती से आगे बढ़ा नहीं बढ़ा डॉलर, बताओ। महंगाई कहाँ पहुंचा दी आपने, किस दर की महंगाई है आप बताओ। रिजर्व बैंक से पैसे लेते जा रहे हो, कर्जा सबसे ज्यादा बढ़ा दिया तुमने हिंदुस्तान पे। रेलवे के दाम 8 बार बढ़ा चुके हो, जो 50 रुपए की टिकट होती थी 110 रुपए की टिकट है इस समय रेलवे में। हर जनता की जेब से खर्चे जा रहे हो। पेट्रोल के दाम बताओ क्या है, सीएनजी के दाम बताओ, सीएनजी के दाम बताओ, एलपीजी के दाम बताओ। अडानी अंबानी तुम लोग, अडानी अंबानी के नौकर हो तुम लोग गवर्नमेंट में। और अब तो इलेक्ट्रॉल किस तरह से नीतियों में लेके धंधा किया बीजेपी ने, चुनावी चंदा का धंधा किया इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में बीजेपी ने। क्या धंधेबाज है ये, और अंबानी के धंधेबाज है, अडानी के धंधेबाज है, ये पूंजीपतियों के धंधेबाज है। गाय का मीट कैप्टन आई सिंह जी एक एक करके बात को रखिए। पूर्व के लोग नहीं समझ पाते थे, इसलिए आपको मौका मिल गया था। अब भूल जाइए, भारत में आपको कोई खराबी नहीं होने देगा, जो आपकी नीति है।
ठीक है वंदना जी, क्योंकि देखिए दक्षिण को साधना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये 400 पार की बात कर रहे हैं, ये कह रहे 370 तो हम अकेले करेंगे और 400 पार एनडीए के साथ हम इसको पार कर लेंगे इस आंकड़े को। लेकिन दक्षिण, अरे ये इस बात नहीं सपने देखने दीजिए। ये सपने देख रहे हैं, सूचना का पास की कोई देखने का अधिकार से सबको है ना, देखने दीजिए। अगर आपको लग रहा है सपने ही देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, 4 जून को सभी के सामने आएंगे ना नतीजे। थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं आ रही हूँ। वंदना जी, क्या लगता है कितना मुश्किल और कितनी चुनौतियां हैं? पहले जो बाकी लोग हैं वो बोलना बंद करें तो मैं अपनी बात नहीं कोई नहीं बोल रहा, आप बताइए। जी नेहा जी, देखिए मोदी जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें जनता के सामने रखी। जैसे कि उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों को मिलना जारी रहेगा। 3 करोड़ नए घर भी मिलेंगे। 70 साल से ऊपर के हर नागरिक को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। यानी भाजपा के विकास में केरल के हर वर्ग और हर समाज के लिए एक व्यापक रोड मैप मौजूद है। यहाँ पर वो आयुष्मान योजना के तहत जितने भी 70 साल के व्यक्ति हैं उनको मुफ्त इलाज की बात कर रहा है। वो ये मोदी जी कह रहे हैं कि 70 लाख से भी ज्यादा लोगों को आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थी 70 लाख लोगों को इससे लाभ पहुंचा है। और साथ ही साथ वो अपनी योजनाओं को तो गिना ही रहे हैं और बाकी जो मौजूदा सरकारें रही है उनकी क्या क्या खामियां रही हैं उसको भी वो मुखर होकर उजागर कर रहे हैं। तो एक तरफ तो वो कहते हैं ना कि 2 धारी तलवार की तरह वार कर रहे हैं कि आगे वो क्या करने वाले हैं उसका एक रोड मैप तैयार करके जनता के सामने रख रहे हैं और विपक्षी दलों ने या फिर जो मौजूदा सरकारें रही हैं उनकी क्या खामियां रही हैं ये जनता के सामने रख रहे हैं। और हमें 1-2 चीजें और ध्यान में रखनी चाहिए कि आजकल जो या अभी तक जो मोदी जी के जो भी PR हैंडल कर रहे हैं वो बेसिकली आपने देखा होगा टैगलाइन कुछ इस तरीके की बना रहे हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव है। जैसे कि अब वो ये नहीं कहते कि ये बीजेपी की योजना है, अब ये कहा जाता है कि ये मोदी की गारंटी। मतलब हर योजना को हर जो आने वाली चीज को मोदी जी के साथ अटैच कर दिया जाता है। और अगर हम देखें भी तो अभी तक जैसे पिछली बार उन्होंने राम मंदिर की घोषणा की थी, राम मंदिर भव्य राम मंदिर बनकर तैयार खड़ा है। तो हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में जो उन्होंने घोषणाएं अपने घोषणा पत्र में की वो सभी एक एक करके पूरी हुई है। तो मुझे इसमें मुझे एक आशा की किरण नजर आ रही है और मुझे लग रहा है कि मतलब जनता भरोसा कर सकती है। आपका कहना ये कि जो गारंटीज दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी गारंटी की बात की गई थी, उस पर जनता ने भरोसा किया, तो यहाँ पर भी उस पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि मोदी वो छवि बना रहे हैं कि जो कहेंगे वो पूरा कर देंगे। बहरहाल जनता में इसमें अब किस तरह का संदेश जा रहा है? बात दरअसल केरल की जा रही है और दक्षिण के दुर्ग की जा रही है कि तमाम राजनीतिक दलों ने यहाँ पर डेरा डाल लिया है और ऐसे में एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। पूरी तरह से कोशिश यही कि दक्षिण में ज्यादा से ज्यादा सीटों को निकाला जाए। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के नेता राजेश जी का मैं रुख कर लेती हूँ। राकेश जी, सवाल इस बात को लेकर है, सीधे सीधे सवाल राहुल गांधी के ऊपर भी उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को जो है वो मैदान में वायनाड से एक बार फिर से उतरने की कोशिश यहाँ पर इसलिए की जा रही है क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसने भगा दिया, अमेठी की जनता ने स्वीकार नहीं किया, इसीलिए यही वजह है कि अब जो है वो वायनाड की तरफ देखा जा रहा है और वायनाड से बहुत उम्मीदें हैं कांग्रेस पार्टी को। देखिए, प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं तो क्या गुजरात की जनता ने उन्हें भगा दिया है? क्या गांधीनगर से उनको चुनाव लड़ने से जनता ने मना कर दिया जो यूपी आ गए? तो ये तो हास्यास्पद बातें हैं। देश के जो नेता होते हैं वो किसी भी सीट से लड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी इतने ज्यादा ताकतवर हैं तो वायनाड आ जाए, वहां से लड़ लें चुनाव, पता चल जाएगा उनको। तो ऐसी बातें अपनी खानदानी सीट पर इज्जत बचाना बेहद मुश्किल हो गया राहुल गांधी को। पिछली बार हार गए और इस बार लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी को मुश्किल आ रही है क्योंकि अगर 200 के अंदर रह गई भारतीय जनता पार्टी तो अगला प्रधानमंत्री नितिन गडकरी या शिवराज सिंह चौहान में से हो जाएगा अगर वो चुनाव जीतते हैं तो ये खतरा तो उनके लिए है। अब वो भागा दौड़ी मच गई है उसमें
वापस शहजादे पे आ गए वो। इसका मतलब कि उनको लगने लग गया कि खतरा है, जो सर्वे है उससे भी दिख रहा है कि दक्षिण में और कई राज्यों में सुपड़ा साफ होने वाला है। अब हिंदी राज्यों से थोड़ा बहुत कर भी लिया तो सरकार में क्या स्थिति बनेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो सहयोगी दल है वो प्रधानमंत्री मोदी को तो स्वीकार नहीं करेंगे कम सीटें आने पर। निश्चित तौर पे उनको भी खतरा है, तो वो अपना एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। वापस राहुल गांधी जी पे आ गए। ये तो कह रहे हैं कि देखिए केरल से वोट तो मांगेंगे कांग्रेस के युवराज, लेकिन उनके हक के बारे में नहीं बोलेंगे, उनके मुद्दों के बारे में नहीं बोलेंगे। देखिए उनके जो शब्द हैं शहजादे, युवराज और उससे भी स्तरहीन बातों पे चले जाते हैं जो कि प्रधानमंत्री के पद पे शोभा नहीं देती। हाँ। हम तो नहीं बोल सकते कि कांग्रेस के संस्कार है हमारे, हार जीत अपनी जगह, लेकिन वो हर स्तर पर इसलिए जाएंगे कि उनको अब अपना पद बचाना है, प्रधानमंत्री पद। और वो भी जानते हैं कि कैसे बचेगा। अगर 200 के अंदर सिमट गए भाजपा के लिए तो फिर ये प्रधानमंत्री रिपीट नहीं होंगे। एनडीए के घटक दल प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं करेंगे और निश्चित तौर पर उनके लिए एक ही रास्ता बचा है कि राहुल गांधी पर अधिक से अधिक हमला करें, वो गांधी परिवार पे करें, उस बहाने कुछ अगर वोट बढ़ जाते हैं दक्षिण में और अन्य राज्यों में तो सीट बढ़ जाएंगी। ठीक है, इस बात संभव नहीं है। कैप्टन आई सिंह जी, क्यों आप लोगों को लगता है कि इज्जत बचाने के लिए वायनाड चले गए, अपनी खानदानी सीट छोड़ गए? ये तो कह रहे हैं कि गुजरात से ताल्लुक रखते हैं नरेंद्र मोदी और दिल्ली में आ गए, प्रधानमंत्री बन गए और उसके बाद वाराणसी से चुनाव लड़ लिए, बनारस से चुनाव लड़े हैं, बनारस को चले गए, तो क्या वहाँ की जनता ने भगा दिया क्या? देखिए नेहा जी, हम नरेंद्र मोदी जी पहली बार जब दिल्ली आए थे पहली बार ही उन्होंने बनारस से चुनाव लड़ा था, ये नहीं है। तो इनकी तो परंपरागत सीट थी, नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके। कोई परंपरागत नहीं होती है, पट्टा नहीं लगा है किसी का, कोई पट्टा रजिस्टर्ड नहीं हो गया है ना। प्रधानमंत्री जी क्यों भागे गुजरात से, क्यों गुजरात से नहीं लड़ पा रहे हैं? पहली बार 2 सीट से लड़े थे, अब क्यों 1 सीट से लड़ रहे हैं? गुजरात में एंट्री बंद हो गई है, गुजरात का विकास नहीं हुआ है, गुजरात की जनता पे भरोसा नहीं रहा है, वो जवाब देते हैं। उसके बाद राहुल गांधी जी पर आरोप लगाए, कुछ भी आरोप लगाने में थोड़ी होगा, चुनाव मुद्दों पे होता है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, एक करके बोलते हैं, रुक जाइए। 9 साल में क्या हुआ था, 2 साल में आपने कितना देश को आगे पहुंचाया, ये चुनाव का मुद्दा है। जो प्रधानमंत्री जी अपनी सभाओं में घबराहट है, वो लग रहा है कि 200 लोग नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। शिवराज सिंह चौहान में तो कोई प्रधानमंत्री हो जाएगा, अगर सरकार बनने की स्थिति बनी तो वो नहीं तो। राजेश जी मैं आ दूं 1 सेकंड प्लीज। क्यों जीते नहीं? तो सोनिया गांधी ने भी थोड़ी राहुल गांधी सीट छोड़ दी, बिल्कुल जिन सीटों पे इनकी तरफों पे इनको भाजपा के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, कांग्रेस का बहुत मालूम है, ये बीजेपी का नहीं पता है कि प्रधानमंत्री जी क्यों भागे गुजरात से और क्यों गुजरात भी जाना जाता है। सर बताइए ना, अमेठी एक सेकंड रुक जाइए, देखिए नहीं बीच में एक दूसरे के बीच में मत बोले ना। कैप्टन आई सिंह जी, एक सेकंड, कैप्टन आई सिंह जी, अरे नारे छोड़िए, प्रधानमंत्री एक सेकंड रुकिए। गुजरात से राकेश जी यही बताइए मुझे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या हार के बाद केंद्र आए थे क्या? जीतते हुए आए थे ना, मुख्यमंत्री थे ना, उसके बाद प्रधानमंत्री बने ना। राहुल गांधी अमेठी क्या जीतकर यहाँ पे छोड़ के आए थे क्या वायनाड? नहीं ना, हार के आए हैं ना, छोड़नी पड़ी है ना। हाँ मेरी बात भी सुन लीजिए, पहली बार प्रधानमंत्री जी ने दोनों में कहाँ कंपैरिजन हो पाएगा सर? नहीं हो पाएगा ना। कैसे होगा बताइए? अरे स्वयं भगवान राम थोड़ी है वो जो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। नहीं बताइए ना, मैं तो जीत हार का बता रही हूँ, जनता तय करती है ना। में नेताओं में होता है, वो बिल्कुल होगा कंपैरिजन, क्यों नहीं होगा? कहाँ कंपैरिजन कर पा रहे हैं आप? बताइए कौन सी सीट हार के आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? नहीं, हार के ऐसे बाहर के जीतने से नहीं होता है। अगर कैसे आप होता इतने बड़े नेता है देश के तो वायनाड आ जाइए, लड़ लीजिए, फिर बहुत बड़े नेता बन रहे हैं तो क्यों डर लग रहा है? जो लखनऊ वाराणसी तक सीमित है, बहुत बड़ा चैलेंज दे रहे हैं। कैप्टन आई सिंह जी, दक्षिण के किसी सीट से क्यों नहीं लड़ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? अगर आप कह रहे इतने लोकप्रिय हैं, देश की जनता इतना पसंद करती है, बताइए। ठीक, अब सुनिए ना, अब सुनिए, थोड़ा धैर्य के साथ सुनिए। हमने तो अपनी कोई परंपरागत सीट छोड़ी नहीं है। परंपरागत सीट कौन सी होती है? 1 सेकंड बताइए ना, 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड। परंपरागत सीट क्या होती है कैप्टन आई सिंह जी? वाराणसी से क्या पुश्ते लड़ती हुई आई है क्या नरेंद्र मोदी की?
परंपरागत सीट वो होती है क्या होती है बताइए? दादाओं से लेके अभी तक चुनाव लड़ते तो बनारस से लड़ते हुए हैं क्या? जानती ना हो बनारस परंपरागत है क्या? आप लड़ो वायनाड से, बीच में डिस्टर्ब हो रहा है, मणिपुर से, समझ में नहीं आ रहा, भाग गए गुजरात बोलने में डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं क्या अब सुनाई नहीं देगा उनको। राकेश जी सुनते हैं ना, सुनते हैं, जहाँ गलत बोलेंगे मैं रोकूंगी, मैं टोकूंगी सर। कुछ बोलना चाहते हैं हैंड रेस करिए, मौका दूंगी, बोलिएगा। जैसे वंदना जी बैठी हुई हैं, कुछ बोलना चाहेंगे तो हैंड रेस करेंगी, मैं मौका दूंगी। ऐसे नहीं ना एक दूसरे को रोकेंगे टोकेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना डिबेट में। अपनी अपनी बातों को रखने दीजिए कम से कम। कैप्टन आई सिंह जी देखो, राकेश जी की आदत है जब भी डिबेट में बैठते हैं वो हल्ला मचाने आते हैं। यही नहीं, पूरे कांग्रेस की यही सोच है। अरे अब अपनी बात बोलिए, ना कोई नीति है, ना कोई है, तो नेता इनके पास आप कोई बचा नहीं है, कोई नेता नहीं इनके पास। एक राहुल गांधी बचे हैं जिनको नहीं, मुझे ये बताइए परंपरागत सीट बताइए मुझे। बात मत कीजिए, सही बात का सही जवाब दीजिए। बिल्कुल हम वही कहते हैं, परंपरागत सीट उसको कहते हैं जहाँ से बाप दादा हमारे जो है ना शुरू से ही चुनाव लड़ते आ रहे हों और वहाँ की जनता ने हमारे अलावा किसी को मौका न दिया हो। और उस सीट को अगर हम हारते हैं और हम छोड़ के भाग जाते हैं, नरेंद्र मोदी तो गुजरात से आके पहली बार बनारस से चुनाव लड़े। नहीं, ये किसने कह दिया है कि वहाँ की जनता ने किसी को मौका नहीं दिया? क्या इंदिरा गांधी का भी चुनाव नहीं हारी? क्या इनके पूर्वज कभी चुनाव नहीं हारे? क्या कैसी बात कर रहे हैं आप कैप्टन आई सिंह जी? चुनाव हारे नेहा जी, चुनाव हारना और सीट को छोड़ के भाग जाना, ये दोनों ही बड़े अंतर है। नहीं तो मुझे बताइए ना, नरेंद्र मोदी की कौन सी परंपरागत सीट है मुझे बताइए? बनारस क्या परंपरागत सीट है? बिल्कुल नहीं है परंपरागत, मगर हमने एक पहली बार की जीत बहुत अच्छी हासिल करी और दूसरी बार भी वही करी और तीसरी बार भी हम वहाँ बहुत अच्छी जीत हासिल करने जा रहे हैं। मगर ये तो इतने दिन से जीत रहे तो फिर भी छोड़ कर भाग गए, तो क्या डर लगा? नहीं तो ये बताइए ना, जो कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है कि क्यों इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को किसी साउथ की सीट से लड़ाएं चुनाव? वायनाड से लड़ाओ, के सामने। सर लेफ्ट का उम्मीदवार उतरा, पहले उससे समझिए, उससे मुकाबला करिए। राहुल गांधी लेफ्ट का उम्मीदवार उतरा, उससे मुकाबला करिए पहले। क्या बात है? राहुल गांधी का बात ही नहीं है। राहुल गांधी को हमारा बुलवा लो, नहीं ऐसे नहीं, प्लीज एक एक करके बोलिए। और उन्होंने ऐसा हराया कि वो ऐसे भागे समुद्र पास में नहीं पड़ता तो हो सकता और भी कहीं आगे निकल जाते। गुजरात से भागते हुए यूपी का बात है, मोदी का राहुल गांधी से कभी राहुल गांधी की बराबरी हमारा मत बजाइए, आगे बोलिए और कुछ नहीं होगा। हमारा एक वही का कार्यकर्ता हम लाएंगे, खड़ा करेंगे और इनको राहुल गांधी को वायनाड में भी हराएंगे। अरे प्रधानमंत्री को वंदना जी देखिए, बार बार इसी बात पे चर्चा हो रही है। ठीक है, ऐसे नहीं, ये नहीं, इस तरह से नहीं, प्लीज। राहुल गांधी वो भी देश में है, मणिपुर से लड़ते हैं क्या? वो भी देश में। प्रधानमंत्री तो विश्व के नेता है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो वायनाड नहीं जा सकती क्या? उनका प्लान नहीं जाता प्रधानमंत्री का? कार्यकर्ता लड़ेंगे जब उनका प्लान नहीं जाता प्रधानमंत्री का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राकेश जी, ये कभी बोलने के काबिल भी नहीं। देखिए ऐसे नहीं होता ना सर, लड़ लो। आप दोनों ही बोलते रहेंगे तो चीजें नहीं सेटल नहीं हो पाएगी ना। हम एक सेकंड, कैप्टन आई सिंह जी प्लीज, नहीं एक मिनट सुनिए कैप्टन आई सिंह जी, राकेश यादव जी, कैप्टन आई सिंह जी, देखिए सर इस तरह से अगर आप लोग करेंगे ना, मुझे दोनों की आवाज म्यूट करवानी पड़ेगी। सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। एक अच्छा प्रवक्ता, एक अच्छा श्रोता भी होता है, थोड़ा सा तो ऐसे परिचय दीजिए ना सर। ये थोड़ी तरीका होता है कि बोलना ही है और कुछ भी बोलने।
अरे हमारी भी बातें सुनिए सर, हम भी कुछ सवाल पूछ रहे हैं, उसको भी आपको सुनना होगा ना। ऐसे थोड़ी ना है कि हम फिर तो आप लोगों को ही बिठा देते हैं, आप ही दोनों आपस में बात करते रहिए, एक दूसरे पे कटाक्ष करते रहिए। एक डिबेट का एक निष्कर्ष तक पहुंचना होता है हम लोगों को। नहीं नहीं, ये तरीका नहीं है ना सर, हम रोकते हैं टोकते हैं तो रुका करिए। नहीं नहीं, ये प्लीज हम बहुत शालीनता के साथ डिबेट करते हैं सर, इस तरह से नहीं। फिर आप लोग तो कांग्रेस का काम एक ही रह जाए, अगर डिबेट में जाएंगे तो अल्लाह मचा, मुद्दों की बात नहीं होती ना, फिर उससे पूरे देश को मुद्दों की बात नहीं होती ना। मैं वंदना जी का रुख कर लेती हूँ। वंदना जी, जिस बात का जिक्र किया जा रहा था, देखिए ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है अमेठी से भाग गए, हार के भाग गए। अब ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि भाई अगर आपको लगता है कि कोई भाग गया तो आप साउथ की किसी सीट से लड़िए और लड़के दिखाइए प्रधानमंत्री। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई ऐसा है कि प्रधानमंत्री अगर साउथ की सीट से लड़ते हैं तो एक तो खतरा रहता, और दूसरी बात ये कि अगर खतरा नहीं रहता और वहां की जनता उन्हें चुनती तो आसपास के राज्यों में भी उसका बहुत फर्क पड़ता। जी बिल्कुल सही कह रही है नेहा जी। ये मोदी जी अगर ऐसा करते तो ये उदाहरण जनता के सामने रखा जा सकता था कि चाहे सीट कोई भी हो, हम चुनाव लड़ने से नहीं डरते हैं। अगर ऐसी कोई घोषणा कर दी जाती तो ये मैसेज जनता के बीच में जाता कि हम ना तो चुनाव से डरते हैं, ना किसी सीट से डरते हैं, और ना हम किसी भी जगह से हम चुनाव लड़ने में सक्षम हैं। हाँ। और देखिए बहुत ही लुभावने वादे किए जा रहे हैं, जैसे कि आज की रैली में कहा गया कि केरल के पर्यटन में काफी संभावनाएं हैं और हम इसको विश्व स्तर तक लेकर जाएंगे। हाँ। और इसको हम केरल में इको पर्यटन के नए केंद्र स्थापित करेंगे। तो इस तरह के जो वादे किए जा रहे हैं दक्षिण की जनता को लुभाने के लिए, और ये कहा जाए कि हर वर्ग को लुभाने के लिए, चाहे वो युवक हो, चाहे वो वृद्ध व्यक्ति हो, या फिर जो उनकी संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने की बात हो। तो यहाँ पर हर पहलू पर चर्चा की जा रही है, हर तरफ से वो कहते हैं ना कि चारों तरफ से निशाना साधा जा रहा है। तो जब ये सभी काम किए जा रहे हैं तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि मोदी जी को बिल्कुल दक्षिण से चुनाव लड़ना चाहिए था, और ये जनता के बीच में ये उदाहरण पेश करना चाहिए था कि हम जनता के सामने, दक्षिण की जनता के सामने, जब आप ये कह रहे हैं कि हम ये सारे काम करने वाले हैं, तो आप मोदी जी को ये खुलकर बात कहनी चाहिए अपनी कि बिल्कुल आप जब वो वाराणसी से लड़ सकते हैं, वाराणसी की जनता जब उनको जिता सकती है, तो क्यों ना दक्षिण की जनता पर भरोसा जताया जाए और ये बताया जाए कि अगर हम आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो आप भी हमारी तरफ भरोसा कीजिए और हमें एक बार मौका दीजिए। तो उसके आसपास के तो दक्षिण में भी ये कहा जा सकता था कि बीजेपी का प्रभुत्व स्थापित हो सकता है। ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, बीच में एक खबरें आई थी कि देखिए नरेंद्र मोदी 2 जगहों से चुनाव लड़ सकते हैं, साउथ की सीट से लड़ेंगे और साथ ही साथ बनारस से तो है ही वो सांसद। ऐसे में क्या वजह रही कि साउथ से फिर लड़ना मुनासिब नहीं समझा, और उसके बाद अगर राहुल गांधी वहां से लड़ते हैं तो आप लोग कहते हैं देखिए जी भाग गए यूपी से। हमारे यहाँ एक संगठन है, चुनाव लड़ाना, टिकट देना हमारे यहाँ संगठन की जिम्मेवारी होती है, और संगठन किसको कहाँ से लड़ाएगा ये संगठन में निर्धारित करता है। हमारे यहाँ कुछ नेता मंत्री नहीं करते, तो संगठन ने जिसको उचित समझा, जिसको सही समझा, उसको वहां से लड़ा रहे। नरेंद्र मोदी जी को भी बनारस से लड़ाना, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो गुजरात में चुनाव लड़ते थे और वो बनारस से उन्होंने चुनाव लड़ा गया, ये संगठन का फैसला था। अगर संगठन ये फैसला लेगा कि उन्हें साउथ से लड़ाया जाए तो बिल्कुल वो लड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर अभी संगठन ने फैसला ये किया है कि क्षेत्र के लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए, जिससे वहाँ के लोग हमसे जुड़ सके, बात समझ सके। प्रधानमंत्री चाहेंगे वहाँ से लड़ना तो क्या संगठन मना कर देगा? संगठन का डिपेंड करता है, संगठन चाहेगा तो बिल्कुल जो है लड़ेंगे। संगठन ही भी ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा संगठन है, एक ही नहीं है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी डिसाइड कर देते, हमारे यहाँ 1-2 आदमी डिसाइड नहीं कर पाते। संगठन का काम है, पूरा एक संगठन पार्लियामेंट बोर्ड है, वो बैठता है किसको कहाँ टिकट दिया जाएगा। तभी आपने देखा होगा कि आपकी बार हमारे कितने लोगों को टिकट कांग्रेस
काटेगा। जो 3-3, 3.5, 4 लाख से जीत के आए थे, उनको टिकट काट दिए। कोई संभावना होती है कि जो इतनी भारी बहुमत से जीता है और उसका टिकट कट जाए? तो ये संसद का काम है, संसद से संस्था को करता है। हमारे यहाँ किसी एक की नहीं चलती, क्योंकि एक की पार्टी नहीं है, परिवार की पार्टी नहीं है, ये बहुत बड़े समूह की 20 करोड़ से ज्यादा सदस्यों की पार्टी है। तो यहाँ पर संसद अपना काम करता है, सत्ता अपना करता है। ठीक है, यहाँ सब अलग अलग है। ठीक है। तो देखिए, ये तो राकेश जी, ठीक है सर, समझ गए। ये तो कह रहे संगठन ने नहीं चाहा कि प्रधानमंत्री वहां से चुनाव लड़े। जब संगठन चाहेगा तो लड़ लेंगे साउथ से चुनाव। दूसरी बात ये कि राहुल, दूसरी बात ये सुन लीजिए दोनों के सवाल तो इन्होंने दे दिया। हेलो जी जी बताइए। मेरी बात का जवाब तो ये खुद दे रहे हैं तो बोले संगठन तय करता है। तो हमारे यहाँ तो इनसे ज्यादा व्यवस्थित संगठन है। इनके यहाँ तो 2 ही लोग चलाते हैं, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी। पूरी भाजपा उनके इर्द गिर्द है। जाके निर्णय होते हैं, रात में मुख्यमंत्री बजट लाता है, चिट निकाल के मुख्यमंत्री तय होता है। जैसे एमपी का, राजस्थान का हुआ, छत्तीसगढ़ का हुआ। ये कांग्रेस में नहीं होता। कांग्रेस में तो कम से कम दमदारी से लोग अपना पक्ष रखते हैं, उसके बाद संघर्ष होता है, फिर मुख्यमंत्री तय होता है, मंत्री तय होता है, अपनी ताकत दिखाते हैं। या तो रातों रात ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है जिसका कोई प्रोफाइल ही नहीं है, जिसका कुछ भी नहीं है, जो पहली बार का विधायक है वो मुख्यमंत्री, जो 7 बार का विधायक है वो घर बैठा हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी का संजय ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि संगठन तय करता। तो कांग्रेस में तो पूरा संगठन तय करता है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। तो ये बोलने वाली बात कहां से आ गई कि राहुल गांधी जी वहां से लड़ेंगे, यहाँ से नहीं लड़ेंगे? और अगर इतनी हिम्मत है तो वायनाड से लड़के दिखा दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं तो ये बात बोलना छोड़ दे। ठीक है कैप्टन हरि सिंह जी, देखिए ये तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे भी संगठन है, वही तय करता है। अगर आप ये तो पार्टी का निजी फैसला होता है। और दूसरी बात ये, राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस एक भाषा एक नेता चाहते हैं। मतलब सिर्फ कुछ लोगों की आसपास ही घूमती है भारतीय जनता पार्टी, बाकी किसी की कोई हैसियत नहीं है उसमें। कांग्रेस में संगठन कैसा है वो दुनिया देख रही है कि वहाँ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अब आ गई है प्रियंका, इनके अलावा और किसी की चलती नहीं। प्रियंका कांग्रेस पार्टी में अच्छे लोग नहीं थे, बुद्धिजीवी लोग नहीं थे। प्रियंका को सीधा उठाकर राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया। और जो बरसों से लगे थे वो आज भी दही बिछा रहे हो और चमचागिरी में लगे। और प्रियंका गांधी आए और सीधी को क्या बन गई? राष्ट्रीय महामंत्री। राहुल गांधी एकदम डायरेक्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए थे। तो इनके यहाँ संकट कौन है? और फिर ये बात कर रहे हैं इनके पंजाब के जो मुख्यमंत्री देख लो ना, कितने पुराने थे, उनको 45 साल कांग्रेस को हो गई, उनको हटा के नए चंदी को बना दिया था। जब चंदी को कोई जान नहीं था, जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो पहली बार पता चला। तो वो तो पार्टी का निजी फैसला हो सकता है ना, पार्टी का फैसला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है? ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ संसद है, चंदी ने संसद को बनाया, कौन सा संसद बनाया था? ये भाजपा करेगी क्या? हमारे यहाँ क्या होगा? को उठा के महापौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। सिद्धू बड़े तैयार हो गए पंजाब के मुख्यमंत्री, कैसे बन गए वो? और धीरे से सिद्धू को भी गुजरात के मंत्री को देश का गृह मंत्री बना दिया। कैसे बना दिया? वो लोग चाहिए तो इनके सामने बात नहीं, कोई जवाब नहीं है इनके पास, सिर्फ टाइम पास करने की बातें कर पुराने और वहाँ के मुख्यमंत्री कोई जवाब देने की क्षमता ही नहीं है। और उनको फाइट कर दिया क्योंकि वो इनकी बात नहीं सुनते थे। मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी जी, यशवंत सिंह, सबका भविष्य चौपट कर दिया। उसके बाद सबका देखे प्रधानमंत्री के पद पे और अध्यक्ष पद तक सारे लोग पड़ गए। ये सिखाए कांग्रेस को क्या करना क्या नहीं करना है। अपने गिरवा में जाके तो देखो कहाँ खड़े हो। आपको देखोगे ना तो आपको लगेगा कांच में कि कैसी पार्टी है जिसमें। मत करिए प्लीज, ऐसे नहीं करिए, अपने हैंड रेस करिए ना, मैं मौका दूंगी, बोलिएगा। एक दूसरे के बीच में नहीं बनते थे, वो हालत है भारतीय जनता पार्टी में। एक दूसरे के बीच में मत बोलिए प्लीज, अच्छा नहीं लगता। एक दूसरे के बीच को एक दूसरे को काट के बोलते हैं आप लोग। हैंड रेस करिए, मौका दूंगी, बोलिएगा। वंदना जी, 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर हम देखें तो 29 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी के पास गई थी 132 सीटों में, जो कि दक्षिण की सीटें कही जाती है। इस बार लग रहा है कि कुछ हद तक जो बदलाव है वो हो सकता है, क्योंकि पिछली बार तो कर्नाटक की 25 और 4 तेलंगाना की सीटें ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, बाकी बीजेपी के हाथ से निकल गई थी। लेकिन इस बार आप ऐसा क्या नया देख रही हैं जिससे कि ऐसा लग रहा है कि नहीं इस बार दक्षिण में कमल खिल सकता है? अगर हम मोदी जी और बाकी सभी पार्टियों की कितनी सभाएं की और कितनी बार उन्होंने जनता से डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन किया, अगर हम इसी को देख लें तो हमें समझ में आएगा
कि देखिए दक्षिण में मोदी जी की ये छठवां दौरा था और एक एक करके वो सभी प्रदेशों में जाकर अब जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और वहीं अगर आप बाकी पार्टियों से या हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं तो इसके कंपैरिजन, बीजेपी के कंपैरिजन में कांग्रेस उतनी रैलियां नहीं कर रही है या फिर जनता से सीधा संपर्क स्थापित नहीं कर रही है। दूसरी चीज ये है कि आप देखिए कि इस बीच कुछ ऐसी गतिविधियां हो गई या ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसकी वजह से बीजेपी को कुछ फायदा मिलने के आसार मुझे नजर आ रहे हैं। जैसे कि देखिए कि बीजेपी ने इस बीच कुछ अभी तक ये माना जाता था कि बीजेपी जो है वो एक सवर्णों की पार्टी है, वहां पर जो सवर्ण जाति के लोग हैं उनका प्रभुत्व स्थापित रहता है। लेकिन देखिए उन्होंने डॉक्टर मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया राजस्थान में। उन्होंने जितने भी ओबीसी वर्ग हैं उनके लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। और इसी बीच हमने देखा कि पिछले एक महीने के अंदर ही कांग्रेस के बहुत सारे लोगों ने जो कि शीर्ष स्तर पर बैठे हुए थे, स्पोक्स पर्सन थे, ज्यादातर जैसे कि हमने लास्ट डिबेट में भी चर्चा की थी, गौरव वल्लभ जैसे जो कि कितनी मुखरता से अपनी बात को रखते थे, ऐसे जाने माने नाम जो है कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को एंड टाइम पर इलेक्शन से बिल्कुल ठीक पहले वो बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस सबके बीच में एक जनता को ये मैसेज जाता है कि ऐसा आखिर कांग्रेस में क्या हो रहा है जिसकी वजह से इतने नामी गिरामी लोग जो है वो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। और बीजेपी से इस बीच शायद एक वीरेंद्र यादव जी भी बस इस बीजेपी से कांग्रेस की तरफ आए, वरना इस बीच ऐसी कोई घटना बीजेपी की तरफ से बीजेपी से कोई लोग छोड़ के गए हों ऐसा नहीं सुनने में आया। और देखिए प्रचार प्रसार का भी अगर हम कंपैरिजन करें तो प्रचार प्रसार जिस तरह से बीजेपी, बिल्कुल ठीक कहा कि बिल्कुल जो संघ है वो शीर्ष स्तर से लेके और निचले तबके तक सबका उसमें योगदान रहता है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक शिकायत है, जैसा कि उन्होंने कहा कि संघ डिसाइड करेगा कि कौन कहाँ से लड़ेगा, लेकिन मुझे इस बात पर शिकायत है कि मोदी जी कहाँ से लड़ेंगे ये संघ क्यों डिसाइड करेगा? वो देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री संगठन कहा उन्होंने, संगठन नहीं वंदना जी, संगठन कहा था उन्होंने कि संगठन डिसाइड करेगा, संघ नहीं, संगठन डिसाइड करेगा कि कहाँ से चुनाव लड़ना है और कहाँ से नहीं। बहरहाल वक्त की मेरे पास कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।